उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। घर घर और गांव-गांव जाकर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहां लाखों लोग घरों से बाहर निकलकर भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसका एक नजारा देखने को मिला जब जननायक स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित मऊरानीपुर, जहां हजारों लोग पहुंचे थे। व्यवस्था परिवर्तन की इस यात्रा में शामिल होने जैसे ही स्वामी जी मऊरानीपुर पहुंचे, लोगों ने ओम की सामूहिक ध्वनि के साथ स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। मंच पर बालिका ने तिलक व महिलाओं ने आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर ही गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन कर 21 किलो की विशाल फूलमाला स्वामी जी को पहनाकर अपने आदर को प्रकट किया। वहीं किसी ने शॉल भी भेंट की तो किसी ने पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें देश को गरीबी से मुक्त कराना है, जिसके लिए जरूरी है व्यवस्था परिवर्तन और खुद को सुरक्षित रखने के लिए योग के साथ साथ नशा मुक्त जीवन अपनाना होगा। तभी हम खुद भी स्वस्थ होंगे और राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। आप भारत को गरीब देखना चाहते हैं या अमीर? सबके मुख से आवाज उठी, बोले बाबा गरीबी किसको पसंद? वाकई मारे तो परेशान है। आप भारत को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं अनपढ़? आप भारत को खाता पीता देखना चाहते हैं भूखा? सब खाता पीता देखना चाहते हैं। आप भारत को पूरी दुनिया के सामने सम्मान से खड़ा हुआ देखना चाहते हैं या अपमान से? लेकिन देश में क्या हो रहा है? यहां अमीरी बढ़ाई जा रही है आंकड़ों में। वहां अफसोस होता है, पहले तो औसत आमदनी के अंदर ही घोटाला हो जाता है, उसी में देश को छला जाता है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि आदमी की आमदनी बढ़ गई, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम बोलते हो कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को इतना रुपए किलो चावल देंगे, इतना रुपए किलो गेहूं देंगे, उनके लिए ये दवाई का इंतजाम करेंगे, पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि ये गरीबी और अमीरी की परिभाषा क्या है। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा दी कि बोले जिसको गांव में 26 रुपए और शहर में 32 रुपए मिल गए वो अमीर हो गया। बोलो भाई इस परिभाषा से आप लोग सहमत हो? अरे जोर से तो बताओ, सहमत हो? सब हाथ उठा करके बोल रहे माता तुम भी 25 रुपए में 26 रुपए में गुजारा हो जाएगा? तुम्हारी साड़ी तो आएगी ही नहीं, घर में गाड़ी तो आएगी ही नहीं। 25-26 रुपए जिसको मिल गए वो हो गया गांव का आदमी अमीर, और जिसको मिल गए 32 रुपए वो शहर का आदमी हो गया अमीर। क्या गजब की परिभाषा की है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इन लोगों का। अब बताओ, एक आदमी 25 रुपए में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा सकता।
तो उत्तर आया योजना आयोग की तरफ से, बोले नहीं चावल और गेहूं तो खा ही सकता है। अब बताओ चावल और गेहूं ऐसे फाका मार के खाया जाता है क्या? उसको पकाने के लिए भी चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, और गेहूं और चावल ऐसे फाके मार के नहीं खाया जाता। उसके लिए क्या चाहिए? कम से कम दाल। दाल का क्या रेट है भाई? अरे आप तो खरीदते होगे 80 रुपए से 100 रुपए तक, और सब्जी 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक। अब बताओ गांव के आदमी को यदि 26 रुपए मिलते हैं, उससे आने जाने का किराया भी उसको देना है, उसमें से आने जाने का किराया, फिर कपड़े भी पहनने हैं, आदमी नंगा तो नहीं रहेगा ना, और बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, और बीमारी हो जाए तो दवाई भी करनी है। मैं दारू पीने की बात नहीं कर रहा हूं, इस 26 रुपए में दारू वाला खर्चा ऐड नहीं किया भाई, और ये तो पीनी भी नहीं चाहिए, और जो पीते हो तो आज से छोड़ देना, ये मैं तुमसे आज भिक्षा भी मांगता हूं। बोला अपने आत्मा से पूछो आंखें बंद करके, किसी की हत्या करनी चाहिए कि नहीं? अंदर से आवाज आ रही, बोले बाबा ये कोई करने का काम? तो अपने आत्मा से पूछो दारू पीनी चाहिए? अंदर से क्या आता है? ये तो होता है मन, ये तो बड़ा बेईमान है। राजस्थान में एक भजन गाते हैं, मनड़ा थारे मत चलो तो, मनड़ा थारे मत चलो तो, सीधो नरक ले जावे रे मन मरा, रे मन मरा थन कई विधि समझाऊं, मनड़ा थारे मत चलो तो, मनड़ा थार मत चलो तो, सीधो नरक ले जा। तो बोलो मन की माननी है क्या? ये मन तो बड़ा बेईमान है, मन बड़ा चोर है। मन की मानोगे तो एक दिन में घर जिंदगी सब उधर जाएगा। तो आज अपने आत्मा से पूछो, देखो धर्म क्या है? जिसमें आत्मा साथ दे वो धर्म, और जिस काम को करने से आत्मा रोके वो अधर्म, वो पाप, वो बुरा काम। तो खैर ये बात मैं कर रहा था भाई, ये तो काम अपने को करना ही नहीं, और यही काम हमने कर लिया ना। देखो बीड़ी सिगरेट शराब सब नशा छोड़ दो, सुबह उठ करके थोड़ा टहला करो, थोड़ा एक्सरसाइज क्या करो, प्राणायाम क्या करो, कसरत क्या करो, किसी को बीमारी नहीं होगी। और घर का आधा खर्चा किस में होता है? दवा में और दारू में। दवा और दारू बंद हो गई तो आधा खर्चा बंद, गरीबी आधी कम हो जाएगी। ये गरीबी दूर करने का एक नुस्खा दे दिया है। देश की गरीबी जब दूर होगी तब दूर होगी, तुम्हारी गरीबी आधी दूर हो जाएगी। माताएं बहुत परेशान रहती हैं इस बात। चलिए तो मैं बात कर रहा था आंकड़ों का झूठा खेल, सच को छुपाने का षड्यंत्र सरकारें करती। क्यों? ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकी जाती है? देश के साथ में आखिर ये दगा क्यों किया जाता है? देश के साथ ये धोखा क्यों किया जाता है? इसलिए कि सब देशवासियों को जिस दिन सच का पता लग जाएगा तो ये जन सैलाब इस कदर खड़ा हो जाएगा कि इन बेईमानों की शामत आ जाएगी, इनकी मौत आ जाएगी। इसलिए सच को छुपाने का षड्यंत्र रचा जाता है कि लोगों को पता ही ना लगे इस देश में गरीबी कितनी है, भूख कितनी है, अभाव कितना है, दरिद्रता कितनी, अशिक्षा कितनी है। हमने पूरे हिंदुस्तान में पर्चे छपवा करके भेजे हैं और यहां भी आपको बंटवा दिए जाएंगे, अभी ना भी बंटवाए होंगे। काले धन का पूरा सच। एक तरफ देश का 400 लाख करोड़ रुपए कुछ भ्रष्ट बेईमान लोगों ने जमा कर रखा है काले धन के रूप में। काला धन क्या होता है? बिना मेहनत किए देश का धन लूटना, देश के साथ धोखा और गद्दारी करके, ये काला धन है। ये 400 लाख करोड़ रुपए कितना है बोलो? अरे जोर से तो बोलो। तुम्हारे घर के 400 रुपए की, 4000 की, 4 लाख की चोरी हो जाए तो चिल्लाते, और देश का पैसा इतना लुट गया फिर मौन रह जाते। कितना? जोर से बोलो। 400 लाख करोड़, ये इतना पैसा है। पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा डिवाइड किया जाए तो एक जिले के हिस्से में आएगा 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। कितना? आपका जो मऊ रानीपुर है ये किस जिले में पड़ता है?
झांसी में 60,000 करोड़ मिल जाएं, बोलो कहां कहां खर्च करोगे? एक यूनिवर्सिटी बन जाती है 100, 200, 500 करोड़ रुपए में। ये तो 1,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुए, एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और 2-3 बना लेना, 5 बना लेना, 10 यूनिवर्सिटी बना लो। फिर क्या करोगे? सड़क बना लो, हर खेत में ट्यूबवेल लगा लो। फिर भी कितने खर्च होंगे? 10,000, 20,000 करोड़। फिर क्या करो? जिन भी गरीबों के कच्चे मकान है सबके पक्के मकान बना दो, फिर भी बच जाएंगे। ये इतना पैसा है, काला धन। और हमने पूरा आंकड़ा दिया, हमने सच को छुपाया नहीं है, हमने सच को बताया है। दरअसल 1% ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग, मैं तथाकथित पढ़े लिखे इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लिटरेट इडियट्स हैं इस देश के अंदर, पढ़े लिखे मूर्ख नहीं, महामूर्ख। अरे ये बात समझ लो कि देश के लोग अनपढ़ तो हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं, नादान नहीं हैं, नासमझ नहीं हैं। अब मैं बात बता रहा हूं, बोलो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बोले 400 लाख करोड़ रुपए देश को मिलना चाहिए कि नहीं? इसको लूटने में 1% ये तथाकथित बुद्धिमान लोग मदद करते हैं, जिनको जो अपने आप को पॉलिसी मेकर्स कहते हैं। 99% लोगों की बात सुनी नहीं जाती। गांव का आदमी, कोई गरीब आदमी, आम आदमी बोलता है तो उसको मूर्ख कह दिया जाता है। 1% तथाकथित बुद्धिमान लोगों ने और 1% इन धनवान लोगों ने देश को नर्क बना के रख दिया है। 99% लोगों का हिस्सा चुरा लिया है, धोखा किया है, गद्दारी की। और 99% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये गरीबी और अमीरी की खाई, ये आर्थिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं, अन्याय इतना जबरदस्त हो रहा है, समाज में संघर्ष हो रहा है। लोग सोचते हैं कि हम अपनी जातियों के कारण से, अपने मजहबों के कारण से गरीब हैं और एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अरे हम सबको गरीब हमारे मजहबों ने, हमारी जातियों ने नहीं बनाया है। हमारे रिलीजन्स, हमारी कास्ट, ये हमारी गरीबी का कारण नहीं है, ये काला धन हम सबकी गरीबी का कारण है। ये जिस दिन हिंदुस्तान को मिल जाएगा उस दिन हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे महान मुल्क बन जाएगा। अच्छा बताओ, ये तो बात मैंने कही गरीबी की, ये खत्म होगी तो सब काम तो पैसे से होता है। और अगली बात, हम लोग पढ़ लिख करके कहां जाते हैं? आजकल जो भी पढ़ लिख करके और ज्यादा पढ़ लिख ले तो कहां जाता है? कहां जाना चाहता है? विदेश। वहां से क्या मिलता है? डॉलर, पाउंड। और अपना रुपया यदि डॉलर और पाउंड के बराबर हो जाए तो कोई विदेश जाएगा? कोई अमेरिका का आदमी अपने घर में आके खेती करता है? अपने खेत में आकर के हल जोतता है क्या? कहीं देखा कोई अंग्रेज हल जोतता? बोलो, किसी अंग्रेज को देखा आपने किसी के घर में झाड़ू पोछा करते? आपने मैंने तो रोज ये आना जाना पड़ता है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सब जगह के एयरपोर्ट पर देखे, कहीं कोई अंग्रेज सफाई करता हुआ नहीं मिलेगा। और हमारे भारतीय विदेशों में एयरपोर्ट पर जाओ, मैं तो सब जगह जाता हूं तो नमस्ते सबसे पहले वही करते हैं, बाबा जी भाग के आ जाते हैं। एयरपोर्ट पे सफाई करने वाले हमारे हिंदुस्तानी, विदेशों में खेती करने वाले हमारे हिंदुस्तानी। अरे हम वो वक्त देखना चाहते हैं जब ये गोरे लोग आकर के हमारे खेतों में हल चलाएं और हमारे घर में पोछा लगाएं। ये कोई बदले की भावना से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये काला धन आ जाएगा उस दिन अंग्रेज हमारे घर में पोछा लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, उसको पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तान आना पड़ेगा। ये अमीर देश नहीं है जिनको हम आदर्श माने बैठे और दुम दबा करके उनके सामने खड़े रहते, जी हजूरी करते रहते। मैंने सारा सच लिखा है, आज तक किसी की लिखने की हिम्मत नहीं भी। जानते थे तो अनजाने से रहते थे, देखते हुए अंधे थे, सुनते हुए बहरे थे और जानते हुए गूंगे बने हुए थे। और अंधे, गूंगे और बहरे लोगों को मैंने कहा, अब इस सच को तुम कैसे, कहां तक और छिपाओगे, कहां तक और दबाओगे? ये हमने इसमें डेटा दिया। अमेरिका के ऊपर कर्जा, ये ऑफिशियली आंकड़े हैं, कोई भी जाकर के आप विजिट करके देख लेना। आप IMF पर चले जाना, इसका फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है बोलो? बोला बाबा ये के इंटरनेशनल बताओ, हमने तो कोई नेशनल बता दे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक आर्थिक संस्था है। अब इसमें जो आंकड़े दी मैं सुनना जरा, इन अमीर देशों की पोल खोल रहा हूं थोड़ी देर बाद में, आपको फिर इलाज भी बताऊंगा तुम्हारी बीमारियों का। किसी को सिर में दर्द है, किसी को पेट में, घुटने में, कमर में, वो भी बताऊंगा, उसका भी इलाज आपको जब पता लगेगा। अच्छा बोले बाबा इतनी सी बात थी? सच तो इतना सा है, जब पता लगता है ना तो अरे ये तो बोले हमको तो पता ही नहीं था। अमेरिका के ऊपर कर्ज है जो विदेशों से लिया हुआ है, विदेशों से लिया हुआ कर्ज है 2011 की पहली तिमाही का बता रहा हूं, 2011 की पहली तिमाही तक बाहर से लिया हुआ कर्ज, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। 667 लाख करोड़, कितना है बोलो? 667 लाख करोड़, इतना कर्ज हो गया। फिर अंदर का कर्ज है 388 लाख करोड़, कितना? दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? करीब 1000 लाख करोड़, कितना बोलो? तो जो कर्जदार देश है वो गरीब है या अमीर? कितना कर्ज बताया? 1000 करोड़ नहीं, 1000। अब बताओ, ये अमेरिका वालों की पोते पड़ोते पैदा हो जाएंगे ना, 7 पीढ़ियां भी इस कर्ज को नहीं चुका सकती। मैं आज कह रहा हूं, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं और मैं फलित ज्योतिष के बारे में कभी बात करता ही नहीं हूं, लेकिन आज आपको कह रहा हूं, आने वाले 10, 20, 25 सालों में अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश होगा और भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। ये तो कर्ज लेकर के, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बोले जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण करके भी घी पियो, जब देना पड़ेगा तब पता लगेगा। ये तो ऋण लेकर के अपने बड़े बड़े जो है पेंटागन बना रखा है, बड़े बड़े जो है रिसर्च सेंटर बना रखे, यूनिवर्सिटी बना रखी है, सड़कें बना रखी हैं। अरे बड़े जो है रिसर्च सेंटर बना रखे, यूनिवर्सिटी बना रखी है, सड़कें बना रखी हैं। सारे देशों की हकीकत, इसके अंदर 15 बड़े यूरोप के देश, ऐसे ही ये मैंने इंग्लैंड का लिख रखा है जो बहुत दादागिरी करता है, उसके ऊपर भी उसने तो अपने आंकड़े देने बंद कर दिए 2010 से। 421 लाख रुपए का तो 421 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज है, 77 लाख करोड़ रुपए का आंतरिक कर्ज है। सारे देशों का कुल मिलाकर के करीब 2500 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और इसमें ये जो काला धन, ये काला धनी कर्ज के रूप में जा रहा है और हमारा देश दरिद्र हुआ जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं अब काला धन भी लाना है, सारी आर्थिक नीतियों को ठीक करना है। ये जिस दिन काला धन आ जाएगा उस दिन भारत में कोई महंगाई, कोई गरीबी, बस सब टैक्स फ्री। गैस पर, डीजल पर, पेट्रोल पर पता है कितना टैक्स है? 48% से लेकर के 52% टैक्स है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जिस दिन टैक्स ही खत्म कर दो, अरे भाई पेट्रोल के पैसे लो ना, ऊपर से लूट रहे और बोलते हैं ये तो बाहर से खरीदते हैं। अरे बाहर से खरीद के पाकिस्तान में हमसे करीब 30-40% सस्ता देते हैं और हमारे यहां पर इतना महंगा क्यों दे रहे हो? क्यों लूटते हो हमको? क्यों लूटते हो? और मैं कौन सी बात गलत कह रहा हूं? भाई बहनों, जिस दिन ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, आर्थिक नीतियां ठीक होंगी, हमारा रुपए डॉलर और पाउंड से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा और पूरी दुनिया भारत की ओर देखा करेगी इज्जत की दृष्टि से। और भारत के पैसे की इज्जत होगी, भारत की इंसान की इज्जत होगी, भारत के धर्म और संस्कृति की इज्जत होगी। आज हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को गालियां दी जाती हैं। आज हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नीची दृष्टि से देखा जाता है। हमारे रुपए को 50 रुपए लेकर के जाओ, अमेरिका वाले 50 रुपए लेके जाओ, $1 पकड़ा देते। ब्रिटेन वाले 70 रुपए लेकर के जाओ, 1 पौंड पकड़ा देते। अरे जब भारत आजाद हुआ था रुपए डॉलर पौंड बराबर था, आज ये हालात क्यों हुई? ये तो थी पैसे की बात, बिना धन के कोई काम। और बीच में ऐसी बात हो गई, पैसे के बारे में चर्चा करना ही हमने पाप समझ लिया। इसलिए
अर्थ के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया, इसलिए देश में अनर्थ हुआ। इसलिए पहले मैंने अर्थ की बात की और काले धन के बाद अब आर्थिक नीतियों की बात को मैं बस एक शब्द के साथ पूरा करता हुआ, जब तक ये काला धन नहीं आता तब तक एक और काम कर सकते हैं। इससे भी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सबको ठीक किया जा सकता है, और वो ये है आर्थिक नीतियां ठीक करो, टैक्सेशन सिस्टम ठीक करो। 2.5 लाख करोड़ रुपए का रोज बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, 7 साल में 750 लाख करोड़ रुपए का मात्र 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, बाकी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स, सारे टैक्स, रजिस्ट्री टैक्स, सारे टैक्स खत्म करो। और यही काम हमने कर दिया तो आधे से ज्यादा लोग अमीर हो जाएंगे हिंदुस्तान के। सारे टैक्स खत्म, ओनली 2% ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले वर्ष 15 लाख, दूसरे साल 30 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा। बड़े डोमिनेशन के नोट, बड़ी मुद्रा बंद कर दो। कोई भी देश ताकतवर है, कमजोर है, ये किससे पता लगता है? सरकार के पास कितना पैसा है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट गरीब है और नेता अमीर है, ये बड़ा विचित्र खेल है। दूसरे मुल्कों में नेता गरीब है और गवर्नमेंट अमीर है, और हिंदुस्तान में नेताजी अमीर। मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, नेता अमीर और देश गरीब, सरकार गरीब। आचार्य चाणक्य का सूत्र है, जिस देश का शासक झोपड़ियों में रहता है उस देश की जनता महलों में रहती है, और जिस देश का शासक अमीरी में हजारों लाखों करोड़ रुपए में खेलने लगता है, देश की जनता दरिद्र हो जाती है, झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाती है। यही कमोबेश अपने मुल्क में हुआ है। अब मैं तो इलाज बताता हूं, महंगाई का इलाज बता दिया, गरीबी का इलाज बता दिया, अब तुम्हारी बीमारी का इलाज बता देते। हम तो इलाज करने वाले बाबा हैं, और कोई माने या ना माने, ना तो यार को सिर में दर्द है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना मोटापा है, देख लो सही, एकदम फिट है। मुझे कोई मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन अपना मॉडल अच्छा रखो सब। अपना स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों अच्छे होने चाहिए। योग करोगे तो आपके स्ट्रक्चर और आपके कैरेक्टर दोनों अच्छे हो जाएंगे, और दोनों चाहिए अच्छे। अब भगवान ने आदमी बना के भेजा ना, अब आदमी लोगे फुटबॉल एकदम गोल गोल, आगे 5 किलो का इधर पेट, ऐसे तो बोला जाता हम 2 हमारे 2, और यहाँ हम 1 हमारे 5, 5 किलो यहाँ, 5 किलो यहाँ, 5 किलो यहाँ, 5 किलो इधर इधर। तो क्या करो? कपाल भाती करो। ये तो उनको बता रहा हूं जिनके शरीर में कुछ ज्यादा ही इकट्ठा हो गया माल, वजन का घोटाला हो गया है। फिर जो अंडरवेट है वो भी करो, तो वो दाल रोटी सब्जी खाएंगे, उसी से उनका नॉर्मल वेट रहेगा, वो अंडरवेट नहीं रहेंगे। ये दोनों बातें बता दी। न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की कमी नहीं रहेगी। देखो, दाल रोटी सब्जी भी खाएं तो भी हमारे शरीर को पूरी ताकत मिल सकती है, बशर्ते वो हजम हो जाए। अब हाथी क्या खाता है बोलो? लड्डू खाता है, रसगुल्ले रबड़ी खाता है, बादाम काजू खाता है, सेव खाता है, क्या खाता है? गन्ना और घास, यही तो खाता है। तो अपने को गन्ना तो खाने को मिल ही जाता है ना, गन्ना तो सस्ता ही है। किसान का हर प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसको तो इनको चटनी बना करके रगड़ना है। वो किसान की किसी भी उपज का मूल्य तो ज्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे। तो सबको गन्ना तो मिलता है ना, और कोई भी साग सब्जी खा लेना, दाल रोटी खा लेना, और कपाल भाती करना। किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, किसी विटामिन की कमी नहीं होगी। नहीं तो आजकल सबको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, ये वो, आदमी को पागल बना के रख दे, भूत बना के रख दे, ये खा ये खा ये खा। अरे कुछ नहीं, सुबह सुबह उठ करके थोड़ा जोर का झटका लगा, फूक मार। एक बोला बाबा फूक मारने से क्या होगा? मैंने कहा फूक नहीं मारेगा तो तेरी फूक जल्दी निकल जाएगी और फूकना पड़ेगा। ये बात जबरदस्त, ठीक है ना? ये करो। और इसके और क्या फायदे हैं? जो कपाल भाती करेंगे उनको इनफर्टिलिटी, कई
शादी के 10-20 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते। कपालभाति करेंगे, यूट्रस ओवरी के फाइब्रोइड्स ठीक हो जाएंगे, फिलिपियन ट्यूब बंद है तो खुल जाएगी, ओवम पूरा बनने लगेगा, स्पर्म पूरा बनने जाएगा, धातु रोग नहीं होगा। जो औलाद वाले नहीं हो औलाद वाले हो जाएंगे, और जो औलाद वाले हैं वो संयमी सदाचारी बन जाएंगे, मन खराब नहीं रहेगा। और जिनके शरीर में कहीं गांठ है, गांठ खत्म हो जाएगी, वजन नहीं बढ़ेगा, थायराइड की बीमारी नहीं होगी, शुगर नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। हार्ट की बीमारी क्यों होती है? सब डरे हुए, हार्ट अटैक ना हो जाए। हार्ट अटैक होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। हार्ट अटैक किससे होता है बोलो? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, मोटापा बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, बीपी बढ़ने से, शारीरिक व्यायाम न करने से, बीड़ी सिगरेट शराब पीने से, और जेनेटिक कारणों से भी मोटापा होता है। किसी के बाप की 50 साल में हार्ट अटैक हुआ था, बेटे को 40 में हो जाता है। योग करोगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ये आपको दूसरा नहीं बताएगा, बाबा बताएगा। दूसरे तो चाहते हैं हार्ट अटैक हो, फिर तुम दवाई खाओ, हॉस्पिटल में जाओ, उनकी फीस चुकाओ। मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति बीमार हो ही नहीं, एक भी व्यक्ति रोगी ना हो, एक भी व्यक्ति गरीब ना रहे। ये काम, और बिना पैसे के इलाज बताता हूं। अब बताओ 400 लाख रुपए आ जाएगा तो कोई गरीब रहेगा? टैक्सेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा तो कोई गरीब रहेगा? कपालभाति करेगा तो कोई बीमार नहीं रहेगा? दोनों काम फ्री के हैं। फ्री का इलाज और मुफ्त की अमीरी और मुफ्त का इलाज। देखो कपालभाति सब ऐसे फिट रहा कर। या जिसको देखो कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं मॉडल में गड़बड़ी आ गई। हमारे पुलिस वाले भाइयों, आप भी करना, सबके लिए जरूरी है। पुलिस वालों को एकदम फिट रहना चाहिए और सबको भी एकदम सैनिक की तरह रहना चाहिए, अलर्ट। ऐसे ढीला नहीं चलना। कुछ तो ऐसे ही बैठे रहते हैं पागलों की तरह। अरे खुश रहे, आदमी बनाया भगवान ने तुझे, इंसान बन करके भी नहीं हंसेगा, अगले जन्म में भगवान गधा बनाएगा, फिर वो करते रहना। अरे आदमी बनाए, खुश रहे। बोले बाबा मेरे तो कर्म ही खराब है। अरे मैंने कहा तेरे कर्म खराब होते तो आदमी नहीं कुत्ता बनता, मक्खी बनता, मच्छर बनता, कीड़ा मकोड़ा बनता। हमारे सबके कर्म अच्छे थे, इसीलिए हमें भगवान ने इंसान बनाया है। कर्म अच्छे ना होते तो इंसान का जन्म ही नहीं। ये जो हमारी गरीबी है, ये तो हमारी गलत व्यवस्थाओं के कारण से है। ये जो हमारे यहाँ आर्थिक विषमताएं हैं, ये तो हमारी गलत राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण से हैं। वितरण प्रणाली ठीक नहीं है, शासन प्रणाली ठीक नहीं है। सुनो, ये बता रहा था इलाज। क्या नाम है इस प्राणायाम का? ये तो सब जानते ही हो। कैसे सीखा आपने? मुझसे। मैं तो पहली बार आया मऊरानीपुर, टीवी पर देख के, तो टीवी गुरु हो गया है आजकल। कई दिनों से मैं नाम सुन रहा था मऊरानीपुर, और आज मैंने आकर के देखा यहां मोहब्बत करने वाले एक दो नहीं, हजारों माँ बहन बेटियां भाई बुजुर्ग, गांव वाले शहर वाले, जहां तक निगाहें डालें। कुछ तो यहां धूप में बैठे हुए हैं, कुछ उधर पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, कुछ उधर गेट में अभी आ ही रहे हैं। आपकी इस योग निष्ठा को, इस राष्ट्र निष्ठा को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप में से कितने लोग गांव से आए हुए हैं? ये सब गांव वाले हैं, फिर शहर वाले कहां खो गए भाई? शहर वाले कहां हैं? शहर वाले तो ये इधर आगे आगे खड़े, थोड़ी माताएं हैं। अब हिंदुस्तान का गांव जाग गया है, अब हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात है। भाई बहनों, वापस अपना इलाज बताता हूं, ठीक है? तो ये कपालभाति कितनी देर करना है? कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट रोज कर लेना, बस। कोई बीमारी नहीं होगी ना। पेट ठीक तो पूरा शरीर ठीक। एम सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक रखो, अपना मध्य प्रदेश ठीक रखो।
ठीक है, रोज करना। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन ये सब ठीक रहेगा। बहुत थोड़ी देर में बता रहा हूं। जो कपालभाति नहीं करोगे तो इनफर्टिलिटी होगी, किडनी की बीमारी होगी, पथरी होगी, पेशाब की बीमारी होगी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बवासीर की बीमारी। कपालभाति नहीं करोगे तो मोटापा हो जाएगा, थायराइड की बीमारी, हार्ट की बीमारी, बीपी, शुगर की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, हड्डी की बीमारी, सिर की बीमारी, कोई ना कोई भूख, गैस, कब्ज की बीमारी, ये सब बीमारियां होंगी। जो कपालभाति करेंगे भूख एकदम फर्स्ट क्लास लगेगी। कपालभाति करेंगे सुबह उठते एकदम मौसम एकदम परफेक्ट साफ होगा। सुबह उठ करके मौसम अच्छा हो जाए ना तो इतना मजा आता है जैसे प्रमोशन में भी नहीं आता। अरे यार सुबह कुछ तो उठकर जोर लगाते रहते हैं, निकलता ही नहीं। योग करेंगे पेट बढ़िया साफ रहेगा, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, मन खुश रहेगा। मैं सुबह से शाम तक खुश रहता हूं ना। योग करो सुबह सुबह, ठीक है? करोगे ना? कितने भाई बहन हैं जो करते हैं? अरे तो बड़ी संख्या। बाकी आज सीखने आए हैं, कल से सब करना, ठीक है? ये फिर 2 मिनट ये करना। लंबा सांस ले लो, फ्रेश एयर अंदर जाएगा, पूरे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। एक एक सेल से लेके पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमस सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में बोला मैंने, समझ में आ गया ना? सारा सिस्टम एकदम परफेक्ट और चेहरे पर चमक आएगी। फिर फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा। आजकल गांव वाली भी औरतें फेयर एंड लवली लगाने लग गई। फेयर एंड लवली लाऊंगी, गोरी हो जाऊंगी। कपालभाति करो, चेहरे पर चमक रहेगी। माथा चमकेगा, चेहरे पर तेज रहेगा, पूरे शरीर की स्किन अच्छी रहेगी, कहीं दाग नहीं आएगा, न चमड़ी पर दाग आएगा, न कहीं चरित्र में दाग आएगा। बस प्राणायाम योगाभ्यास करना, जीवन बेदाग निष्कलंक रहे। बड़ा अद्भुत है प्राणायाम। क्या नाम है इसका? बोलो। भस्त्रिका। क्या नाम है? बोलो। भस्त्रिका इसका नाम है। जोर से तो बोलो। कपालभाति। ये तो करोड़ों लोगों की जुबान पे छा गया। फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम। मैं तो खा पी के खाया पिया बराबर है, थोड़ी देर में बराबर हो जाता है। 2 कटोरी सब्जी खाई और फिर कोई 1 कटोरी दही या दूध ले लेते हैं। आज तो वो भी नहीं लिया। कैसे? समझ में आया? ये तो श्वास को बाहर छोड़ के तो होता है। और इसको घुमा दो तो गोल नोली हो जाती है। तुम भी करोगे ना? एक बोले बाबा जी इसमें क्या, वो करने लगा तो ऐसे घुमाने लगा। मैंने कहा पीछे से नहीं आगे से घुमा। देखो आपको योग करना है, सुबह सुबह उठ के थोड़ी कसरत करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, तो आपको रोग तो होगा ही नहीं, नशा करने की इच्छा भी नहीं होगी और मेहनत करोगे। ये जवान 40 से कम उम्र वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ तो। ओह ये तो जवान ही ज्यादा है। हाथ नीचे कर लो। ये जवान क्या करने आए हैं? ये नौकरी के लिए आए हैं। मैं सबको नौकरी दिलवाऊंगा। कहां से? सबको नौकरी दिलवाऊंगा, मैं सच कह रहा हूं। जिस दिन हिंदुस्तान में से भ्रष्टाचार, बेईमानी और काला धन खत्म हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान का एक भी युवक बेरोजगार नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया हमारे यहां पर आकर के काम करेगी, तो भी हमारे यहां काम ज्यादा पड़ेगा।
बेरोजगारी का मतलब ही नहीं। तो हम इन जवानों को रोजगार देंगे, सबको काम देंगे, लेकिन पहले अपनी तबीयत तो ठीक रखो भाई। अच्छा बताओ, अपन बीमार होंगे तो खुद को ही कष्ट होगा ना, और बीमारी कोई सरकार थोड़ी देती अपनी। हम सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डाल सकते। हाँ? कि सरकार ने मुझे बीपी कर दिया, सरकार ने शुगर कर दिया, सरकार ने मोटा कर दिया, गोड्डे में दर्द कर दिया। अपनी सेहत खुद ठीक रखो। तो योग, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, ये गली थायराइड के लिए, फिर अनुलोम विलोम, ये तो आता है ना सबको। ये नाक का संबंध दिमाग से है। बाएं नाक का संबंध दाएं दिमाग से, दाएं का बाएं दिमाग से। दिमाग ठीक रहेगा तो आदमी का सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत से भाई यही बात कहते हैं, बोले बाबा दिमाग ठीक नहीं रहता, अनुलोम विलोम करोगे तो दिमाग ठीक रहेगा। तो बताओ, हमारे नाक कितने हैं? 2 नाक हैं कि 1? बोलो। अरे देखने में 1 है, 2 हैं ये। कान कितने हैं? आंख कितनी है? हाथ कितने हैं? हार्ट कितना है? फेफड़े कितने हैं? क्या बात है, गोलमोल क्यों जवाब देने लग गए भाई? फेफड़े कितने? लीवर, दिमाग, बोले बाबा भीतर कितने फिट कर रखे हैं पता ही नहीं। दिमाग है 2, कितने हैं? एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन, दोनों का काम भी अलग अलग है। और इनका संबंध किससे है? बाएं नाक का संबंध दाएं दिमाग से, दाएं नाक का संबंध बाएं दिमाग से। अच्छा बताओ, हाथों पर कंट्रोल करना है, पूरे जीवन पर कंट्रोल करना है तो किस पर कंट्रोल होना चाहिए? बोलो, दिमाग पर। अच्छा, और चीजों पर तो फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, चलो हाथ पर कंट्रोल कर लिया, हाथ ऊपर उठा हुआ है, और अब नीचे कर लो, ये हो गया। ये दिमाग पर कैसे कंट्रोल करें? बोलो तो। बोल बाबा ये तो कभी सोचा ही नहीं कि दिमाग पर भी कंट्रोल हो सकता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दिमाग पर कंट्रोल हो जाता है। इसको बीपी, शुगर, स्ट्रेस, तनाव, ये सब ठीक हो जाता है। फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, ओ, फिर मस्त रहो। मऊ रानीपुर वासियों को भारत स्वाभिमान से जोड़ युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी चल दिए झांसी जिले से लगे मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित नौगांव की ओर, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। यहीं पर महिलाओं ने स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा लोगों ने स्वामी जी को पगड़ी पहनाकर अपने आदर को प्रकट किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त सच और झूठ से अवगत कराया। नौगांव में मुझे एक सड़क पर थोड़े से लोगों से मिलना है, इसको नाम रखा गया था पथ सभा। यदि पथ सभा में नौगांव में आज इतने लोग हैं तो ये जनसभा होती तो कितने लोग होते? अच्छा, नौगांव के बाहर के आसपास के गांवों से कितने आए हैं? एक बार भाई नौगांव वालों, इन गांव वालों का भी अभिनंदन कर डालो। चारों तरफ देश में एक संकल्प की अग्नि धधक रही है और हर दिन मैं उस संकल्प का दर्शन करता हूं जन जन के भीतर, जनमानस के भीतर। और जिस तरह से पूरे देश में काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ ये जन आक्रोश उठा है, अब मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही दिनों के भीतर देश में से भ्रष्टाचार मिटेगा, काला धन आएगा और भ्रष्ट व्यवस्थाएं भी स्थापित होंगी और यह देश फिर से विश्व की महाशक्ति बनेगी। मैं कुछ मूल मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सच क्या है और झूठ क्या है? यहां से आने से करीब 10 मिनट पहले मेरे मन में एक विचार उठा। सच क्या है, झूठ क्या है? क्या सच वो है
जो एक डॉक्टर कह रहा है, मैं कह रहा हूं लंबे सांस भरो, छोड़ो, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहता है ऐसे फूंक मारने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। मैं कहता हूं कपालभाति करो, सब बीमारी ठीक हो जाए। ट्यूमर है, ट्यूमर ठीक हो जाएगा, यूट्रस में फाइब्रोसिस है, ठीक हो जाएंगी, फील्पियन ट्यूब बंद ओपन हो जाएंगी, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, ठीक हो जाएगा, आपको पैल्सिसर फिस्टुला की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, मोटापा है, ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक हो जाएगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है बीपी, हाई शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है नशा, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मैं कह रहा हूं कपालभाति करो, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरा कहता है बाबा यूं ही फूंक मारने से बीमारी ठीक होती थी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की क्या जरूरत थी। मैंने कहा ये उनके लिए जरूरत थी जो फूंक नहीं मारेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको 99% दवा की जरूरत नहीं है। 99%, 99% आपको मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, पेल्स की गोली, स्लीपिंग पिल्स, सोने की गोली, जागने की गोली, खाने की गोली, हगने की गोली, गोली पर गोली खाए जा रहे हैं और गोली भी ऊपर से नीचे निकल जाती है, असर ही नहीं करती है। तो क्या एक ऐसा डॉक्टर जो योग आयुर्वेद के बारे में नहीं जानता, वो जन्म से हिंदुस्तानी है लेकिन दिल दिमाग से जो अमेरिका का पश्चिम का गुलाम है, वो कहता है ये तो ठीक नहीं है। मैं कहता हूं ये करो, ठीक हो जाओगे, अनुलोम विलोम करो, बीपी ठीक हो जाएगा, माइग्रेन पेन क्योर हो जाएगा, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, पैरालिसिस है तो 15 दिन के अंदर ही आप दौड़ने लग जाएंगे। मैं कह रहा हूं वह सच है या डॉक्टर कह रहा है वह सच है। अब तो मेरी बात को सच माने जाने लगा, क्योंकि जो मैंने कहा वो करोड़ों लोगों के जीवन में हो गया। आज यह मैं नहीं कहता कि वेट कम होता है योग से। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने योग का प्रयोग किया वो कह रहे हैं जो योग करेगा उसका मोटापा कम होता है। ये मैं नहीं कह रहा, अब जमाना कह रहा। तो अब मेरी बात के ऊपर थोड़ा गौर करने लगे लोग कि बाबा खाली बोलता ही नहीं है, जो बोल रहा है भाई वो तो होता है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, नीम कड़वा होता है या मीठा होता है, इसको वैज्ञानिक कहेगा तब सच मानोगे या आप भी कहोगे तो सच होगा? आप जो कहोगे वो भी सच होगा कि झूठ? सच होगा। तो ये तो साइंटिस्टों का काम है, वैज्ञानिकों का काम है, किस चीज के अंदर क्या गुण है, क्या धर्म है। अरे भाई नीम खा के देख लो, इसमें क्या साइंटिस्ट करेगा? सीधी सी बात है। अच्छा बताओ, गुड़ कड़वा होता है कि मीठा? और नीम कड़वा और गुड़, ये मैं सच मानूं कि झूठ? सच। क्यों? क्योंकि होता है। तो भाई कैसे पता लगा? अब जिसने खाया ही ना हो तो खा के देख ले। तो मैं कहता हूं कि कपालभाति से वजन कम होता है। 1-2 क्विंटल का आदमी बोले बाबा झूठ, मैंने कहा करके देख ले। जिसने नहीं किया, जिसने नीम और गुड़ नहीं खाया, वो तो ये बोलेगा नीम कड़वा नहीं होता, गुड़ मीठा नहीं होता। अब मैं इस बात को दूसरी तरफ से कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि देश की सब समस्याओं का समाधान है 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाओ। देश में न गरीबी रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी, न भूख रहेगी, न अभाव रहेगा, न अशिक्षा रहेगी। क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये बात आप कह रहे हैं, इसलिए इसको झूठ मान लिया जाए तो ये अन्याय होगा। ये सच है। मैं आपसे कह रहा हूं, गाड़ी किससे आती है बोलो? पैसे से आती है कि फ्री में?
माताओं बहनों की साड़ी किससे आती है? पैसे से। और पढ़ाई किससे होती है? और बीमार हो जाओ तो दवाई किससे आती है? और जो मैं बोल रहा हूं ये माइक किससे आता है? दुनिया में कोई काम बिना पैसे के होता है? दारू भी किससे आती है? जहर भी किससे आता है? मरने के लिए जहर खरीद के ला रहे, वो भी पैसे में मिल रहा है। और पैसा कहां चला गया? विदेश। आज हेडलाइंस टुडे के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, फिर बाबा जी हेडलाइंस टुडे के एक सीनियर पत्रकार ने स्विट्जरलैंड के जो यहां पर राजदूत रहते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्बेसडर, स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर से हेडलाइंस टुडे के पत्रकार ने पूछा कि भाई आप काले धन वालों के नाम क्यों नहीं बताते और वो पैसा हिंदुस्तान को क्यों नहीं देते? बोले हमारे साथ में भारत सरकार को कोई ट्रीटी करने की आवश्यकता नहीं, भारत सरकार जिसका भी नाम देगी उसके नाम से कितने हमारे यहां पैसे जमा हैं हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। नौगांव वालों बात समझ में नहीं आई क्या? देर में समझ में आती है तो बोले फिर ये हो क्यों नहीं रहा? बोले राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल और ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं है, इसलिए भारत का पैसा हमारे देश के अंदर चला। कितने शर्म की बात है। भाई बहनों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में योजना आयोग की तरफ से एक हलफनामा जारी किया गया और इस जो हलफनामा दायर किया गया उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुम ये गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराते हो, सस्ते में चावल, सस्ते में गेहूं और दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ इंतजाम करते हो, तो बोले ये तो बताओ गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर किसको मानते हो? जरा सुनो गौर से। बोले जो गांव में रहता है और जिसको 26 रुपए मिलते हैं वो गरीब नहीं, वो क्या है? अमीर। और शहर में जिसको 32 रुपए मिलते हैं वो अमीर। यहां गांव वाले और शहर वाले दोनों बैठे हुए। अच्छा शहर वालों, तुम्हें 32 रुपए मिलेंगे, उसमें क्या क्या करोगे? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर बच्चों की पढ़ाई, बीमार हो जाओ तो दवाई, और इधर उधर जाओ तो फिर किराया भाड़ा, और भाई सिर ढकने के लिए छत, लाइट के लिए भी बिल। लाइट कोई मुफ्त में थोड़ी मिलती है। तो क्या शहर में रहने वाले व्यक्ति का 32 रुपए में गुजारा हो सकता है क्या? अरे बोलो तो। अच्छा चलो गांव वालों बता दो, क्या 26 रुपए में गांव में गुजारा हो जाएगा? ये तो गवर्नमेंट तो कहती है जिसको 26 और जिसको 32 रुपए मिलते हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर अर्थात अमीरी रेखा में। अरे हमारा ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस दे दो तो ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान अमीर हो जाएगा, फिर तुम्हारी दया के पात्र बनकर के नहीं जिएगा। फिर हम गेहूं चावल अपने आप खरीद लेंगे। अच्छा उनसे पूछा कि क्या 26 रुपए में 3 बार का खाना मिल जाएगा आदमी को? बोले गेहूं खाए और रोटी बना करके अकेले रोटी खाते हैं, दाल और सब्जी कुछ होती है उसके साथ। दाल क्या रेट होती है? ये छोटे बच्चों को भी समझ में आ रही है। आज ये जो मेरे सामने बैठे हुए, इसमें 20 साल या 20 साल से कम उम्र वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाना। ये तो 20 और 20 से कम उम्र वाले बहुत हैं। अब इनको क्या चाहिए? अच्छी पढ़ाई चाहिए, और पढ़ाई के बाद क्या चाहिए? नौकरी, धंधा, बिजनेस। ठीक है। अच्छा बताओ, तुमने अपने खेतों में किसी अंग्रेज को या किसी अमेरिका वाले को हल चलाते देखा? क्यों? इसमें ऐसा नहीं मिलता। तुमने अपने घरों में किसी अंग्रेज को पोछा लगाते देखा? क्यों? इसमें कोई पैसा नहीं मिलता। और भारत वाले विदेशों में जाकर के कोई पोछा मार रहा, कोई होटल में बर्तन धो रहा, कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है। ये 400 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा
तो अंग्रेज भी आकर के हमारे खेत में हल चलाएगा, पोछा मारेगा, पेट्रोल भरेगा हमारी गाड़ी। मैं यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, जिस दिन काला धन आ गया हिंदुस्तान के अंदर, उस दिन हमारे पैसे की वैल्यू डॉलर और पाउंड से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान हमको बना है। और मैंने कहा जो मैं कह रहा हूं वो सच है या झूठ, इसका फैसला दिल्ली में बैठे लोग नहीं करेंगे, इसका फैसला नौगांव में बैठे लोग करेंगे, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग। ये तो मैंने आर्थिक सत्य आपके बीच में कहा। सच क्या है, झूठ क्या है। लूट लिया पूरा देश, वतन, देश नरक बन गया। अरे हमारी जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, किसी की 10-20 साल की जिंदगी रही है, इन बच्चों की तो 50-60 साल की जिंदगी बाकी है। हम कैसा भारत देख करके जाना चाहते हैं, ये सोचना। ये तो बात थी सच और झूठ की। देश का टैक्सेशन सिस्टम, देश का एजुकेशन सिस्टम, 25 साल तक हमारे बच्चों को जिन स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, वह 5 दिन भी चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं दी जाती है। क्यों? स्कूल कॉलेज हमारे, शिक्षा विदेशी, न्यायालय हमारे, जज भी हमारे, कानून विदेशी, थाने हमारे, ये पुलिस वाले भी हमारे, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी की धारा विदेशी। ये सारा कानून बदलना पड़ेगा हिंदुस्तान में। 18वीं शताब्दी का बना हुआ पुलिस कानून। जमींदार हमारा, किसान हमारा, खेती हमारी, जमीन हमारी, और 18वीं शताब्दी का बना हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट विदेशी। ये सारा खत्म करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान बचेगा। सब उल्टा काम चल रहा है। डॉक्टर हमारे, हॉस्पिटल हमारे, लेकिन दवा विदेशी। इस हिंदुस्तान को अब बचाना है। आज आप सबको एक कसम खा करके जाना है, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो अपने वतन के लिए खुद को कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे। महात्मा गांधी से लेकर के तमाम क्रांतिकारी, देश का भेषज, देश की भूषा, देश का भजन, देश का भोजन, इसके लिए कहते कहते प्रस्थान कर गए। अब हमें बहुत कुछ काम करना। बस मैं सच और झूठ के मैं तो बारे में बोलूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं कह रहा था, दरबारों में बैठ करके जो लोग कहते हैं वही सच नहीं है। सच वो है जो इस हिंदुस्तान की सरजमी पर देखने को मिलता है।